नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सूरी हूँ, कंसल्टिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ में विगत 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 14 नवंबर है और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी डायबिटिक पेशेंट्स को एक सुखद मैसेज देना चाहता हूँ, जिससे आपका भविष्य का जीवन ज़्यादा स्वस्थ हो। सबसे पहले, व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक तरीके की मेटाबॉलिक बीमारी होती है जिसमें हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर की मात्रा होती है वो अनियंत्रित हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ होती कैसे है? ये बहुत कॉमन सवाल होता है जो क्लिनिक में पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। हमारे शरीर में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, उसमें एक बीटा सेल नाम की सेल्स होती हैं, वो एक हार्मोन पैदा करती हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब तक ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल्स में प्रवेश नहीं करता है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और उससे एनर्जी नहीं बनती है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में प्रवेश करने में मदद करता है, और उसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी पैदा होती है उससे हमारी सारी जीवन क्रियाएँ चलती हैं। अब डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं? डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुख्यतः यहाँ पर मैं आपको दो ही प्रकार बताऊँगा, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो बच्चों में होती है, यूजुअली 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। वो क्यों होती है, अभी उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, पर ऐसा माना जाता है कि बचपन में जिन बच्चों को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मीज़ल्स हो जाता है या रूबेला हो जाता है, तो वो वायरस जो है आपकी बीटा सेल को डायरेक्ट हिट करता है, वो टोटली एट्रोफी हो जाती है, और ऐसे बच्चों को सारी ज़िंदगी इंसुलिन इंजेक्शन पे रहना पड़ता है, उनको खाने की गोलियां काम नहीं करती हैं। दूसरा प्रकार होता है टाइप 2, जिसको हम दूसरी भाषा में मैच्योरिटी आंसर डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो आपकी फैमिलीज़ में रन करता है, और ऐसे मरीज जो हैं वो खाने की गोलियों पे भी कंट्रोल हो जाते हैं, और अगर उन गोलियों का प्राइमरी या सेकेंडरी फेलियर होता है तो उनको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि ब्लड शुगर के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं हैं जिनके अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 ± 10 और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 130 ± 10 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। अगर आपका ब्लड शुगर 140 से 180 के बीच में तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर आपका ब्लड शुगर 180 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। अब डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मेरा मतलब है कि डायबिटीज़ किन लोगों को हो सकती है। सबसे पहला तो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। अगर ये बीमारी आपकी फैमिली में रन करती है, आपके मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, बुआ को, मामा को, नाना नानी को, दादा दादी को, किसी को भी होता है तो ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है आप में ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जिन मरीजों के अंदर दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है या थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, इनको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ की कज़िन बीमारियां हैं। अगर ये होते हैं तो आपको डायबिटीज़ के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो मोटे लोग रहते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है। फाइनली जो रिस्क फैक्टर की मैं बात करना चाहता हूँ वो होता है स्ट्रेस। अगर आप में जेनेटिक डिफेक्ट है और आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, मतलब फिजिकल, मॉरल, साइकोलॉजिकल, डोमेस्टिक, फाइनेंशियल, कुछ भी है, तो ऐसी कंडीशन में आपके स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, और सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं, और आपको अगर फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाली है
तो वो आपको जल्दी डिटेक्ट हो जाती है और बीमारी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। अब बात आती है कि हमको किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। पहली सावधानी तो ये है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, वो जो आपको निर्देश देते हैं उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आपकी डाइटिशियन या आपके डॉक्टर जो आपको डाइट समझाते हैं उसका भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जो आपको रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको रेगुलरली करनी चाहिए। और आपको अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। पैरों के ध्यान से मतलब ये है कि पैर जो होते हैं हमारे हार्ट से काफ़ी दूर होते हैं और डायबिटीज़ के कारण से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं कि वहाँ तक हमारी ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है और आपको न्यूरोपैथी हो जाती है जिसके कारण से आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपको पैर में कोई चोट लग गई है, तो छोटा घाव बहुत जल्दी बड़ा घाव बन जाता है और वो जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा मैं एक प्रॉब्लम और होता है जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सबको नहीं होता है पर आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से नीचे चले जाता है। ये किसको होता है? अगर आप डायबिटिक हैं और आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका टाइट कंट्रोल है, टाइट कंट्रोल से मतलब ये है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 के आसपास है, पोस्टप्रांडियल आपका 120 से 150 के बीच में है। इस समय अगर वो दवाइयाँ आपको ज़्यादा काम करती हैं या आप कोई गलती करते हो तो आपका ब्लड शुगर अचानक नीचे गिर जाता है। वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं? सपोज़ आपने गोली खाई या इंसुलिन लिया, आपको आधे घंटे में खाना खाना है। अगर आपने खाना नहीं खाया, कम खाया, देर से खाया, या आपके अंदर कोई किडनी में कुछ डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो आपका ब्लड शुगर अचानक नीचे गिर जाएगा। पर आपको पता कैसे लगेगा? सपोज़ आपको आँख के सामने अंधेरा आता है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, जोर से भूख लगती है, पसीना आता है, इनमें से 2-4 सिम्टम भी होते हैं तो आप मान के चलिए कि शायद आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। वैसी कंडीशन में जो लोग घर में ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं उनको तुरंत अपना ब्लड शुगर जांच करना चाहिए और अगर वो नीचे होता है तो तुरंत मीठा खा लेना चाहिए। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने क्या गलती की है, वो गलती को सुधारिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अब इसके बाद मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करना चाहता हूँ जो कुछ पेशेंट्स मेरे से क्लिनिक में पूछते हैं कि हमको ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की ज़रूरत क्या है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखने से हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, हमको एक सेंस ऑफ वेलबींग मिलता है। और डायबिटीज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मल्टी ऑर्गन डिसीज़ होती है। इसमें हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आँख है, हार्ट है, किडनी है, नसें हैं। तो अगर अपना ब्लड शुगर लंबे समय तक कंट्रोल रहता है या तो हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं या कम होते हैं या देर से होते हैं। तो हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको लंबे समय तक अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है। दूसरा सीवियरिटी में कि आपका ब्लड शुगर कितना ज़्यादा है। अब बात आती है कि हम शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं। और कंट्रोल करने के लिए हमको पहले ब्लड शुगर मेज़र करना होता है। तो मेज़र करने के तरीके क्या हैं? तो ब्लड शुगर नापने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो हमारा वेनस ब्लड निकालते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक सिरिंज लेते हैं और आपके एल्बो के पास से कोई या हाथ से वेन से कोई ब्लड निकालते हैं और उसको जांच करके 2-4 घंटे में आपको रिपोर्ट देते हैं। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। और ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है जिसने डायबिटीज़ के इलाज में बहुत बड़ी सहायता की है। तो अभी जो हमारे कंट्री में ग्लूकोमीटर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड क्लास के हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। लोग कहते हैं कि ग्लूकोमीटर से जो ब्लड शुगर हम करते हैं वो वेनस ब्लड से काफ़ी ज़्यादा होता है और वो गलत बताता है। ये मिथ्या है, ये गलत बात है। एक्चुअली में क्या होता है, जो वेनस ब्लड होता है वो थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड होता है और जो हम फिंगर प्रिक से जो ग्लूकोमीटर के लिए ब्लड निकालते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा
ऑक्सीजनेटेड रहता है और उसमें ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू 10 to 20% हायर रहती है। अब ग्लूकोमीटर में कुछ और चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखिए उसकी बैटरी लो तो नहीं हो गई है, आप देखिए उसकी स्ट्रिप्स एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, आप उस स्ट्रिप्स के रख रखाव में आपने कोई गलती तो नहीं की, आई मीन उसमें कुछ मॉइस्चर तो नहीं चला गया, तो वो ख़राब हो सकता है। अदरवाइज़ आपको आँख मूंद के आप ग्लूकोमीटर पे रिलाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक पैकेज देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन आपको साल में एक बारी करने चाहिए। वो क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं? सीबीसी है, यूरिन आरएम है, आरएफटी है, एलएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है, एसबीए1सी है, एक्सरे चेस्ट है, ईसीजी है और फंडस एग्जामिनेशन है। फंडस एग्जामिनेशन मतलब वो आँख की जांच होती है। आप डॉक्टर के पास आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी आँख में थोड़ी सी दवाई डालेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, फिर दवाई डालेंगे, फिर वेट करेंगे। जब आपकी पुतली चौड़ी हो जाएगी तो लाइट को ऑफ करके काले से इंस्ट्रूमेंट से उसकी जांच करेंगे और आपकी रेटिना को देखेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत में हमको पता लग जाता है कि डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन रेटिना पे आ गया है तो हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा टारगेट ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल टारगेट में भी विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग धारणाएं हैं। मेरा मानना ऐसा है कि आपका ब्लड शुगर 80 से 150 या 160 के बीच में रहता है तो आपको बहुत कम लाइक्लीहुड है कि आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन जल्दी होंगे और ज़्यादा ख़राब कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब बात आती है कि आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़, अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल से ज़्यादा है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपको डायबिटीज़ के सिम्टम होते हैं, जैसे जो कॉमन सिम्टम है ये होते हैं, आपको पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, हाथ पैर में झुंझुनी होती है, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होती है, पैरों में दर्द होती है, आपको ज़्यादा थकान आ जाती है या आपको सेक्सुअल वीकनेस आती है, तो आपको थोड़ी शंका करनी चाहिए कि शायद आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। आप किसी भी लैब में जाके ब्लड शुगर करा लीजिए, फास्टिंग कराइए, रूटीन ब्रेकफास्ट करिए, 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर कराइए और वो रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो आप घर पे पीरियडिकली अपने ब्लड शुगर को जांच करते रहिए, हर 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में, जैसे आपको डॉक्टर सलाह देता है। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड रहता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर आजकल एक प्रचलन है टेली कंसल्टेशन। क्या होता है टेली कंसल्टेशन? ये होता है, वो आज के ज़माने में काफ़ी यूज़फुल है। जैसे अभी कोरोना एरा चल रहा है या आप कहीं आउट स्टेशन रहते हैं और आप ग्लूकोमीटर कैरी करके जाते हैं, वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम आते हैं तो आप ब्लड शुगर करते हो। अगर वो आपको कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है तो आप फ़ोन पे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं अपने डॉक्टर से या टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो टेली कंसल्टेशन एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर से बात करके अपने प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। फाइनली एक बात मैं करूँगा, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम नॉन कंप्लायंस कहते हैं, हिंदी में इसे लापरवाही कहते हैं। तो लापरवाहियाँ कितने तरीके की होती हैं। पहली लापरवाही तो ये होती है कि जो डॉक्टर आपको निर्देश देते हैं आप उसका पालन नहीं करते हैं। दूसरी लापरवाही ये होती है कि आप जो आपको डाइट बताया है आप उसका भी पालन नहीं करते हैं और वो आपको डाइटिशियन आपकी बताएगी या आपका ट्रीटिंग डॉक्टर बताएगा। बेसिकली आपको डायरेक्ट शुगर से दूर रहना है और जंक फूड से दूर रहना है। तीसरी बात क्या होती है कि आपको नॉन कंप्लायंस एक्सरसाइज का भी हो सकता है, क्योंकि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। अगर आपका हार्ट वगैरह सब कुछ ठीक है तो वो आपको रिकमेंड करेंगे आप सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे रनिंग, हॉपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। सबसे अच्छा होता है ब्रिस्क वॉकिंग। अगर पहले से नहीं करते हैं तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले हफ्ते में 10 मिनट चलिए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसा बढ़ा सकते हैं। मिनट्स में देखें तो 40 to 60 मिनट्स पर डे इज़ इनफ। अगर आप हफ्ते में 5 से 6 दिन भी करते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ, और वो 7वें दिन को टेक केयर कर सकता है और उसका ट्रेनिंग इफेक्ट रहता है। अब
डायबिटीज़ के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, एक साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है, ये जीवन पर्यंत रहती है। इसलिए आपको सावधानी बरतना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना एक स्वस्थ जीवन लीड करना चाहते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लंबे समय तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे और आपको उसके कॉम्प्लिकेशन ना हो। दैट्स ऑल। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।